हेलो गाइस, वन पीस का 1135वां एपिसोड आ चुका है। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें गोहा किंगडम का 3 साल पुराना फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे लूफी अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। और लूफी ट्रेनिंग के दौरान अपने गम गम जाइंट्स एक्स का इस्तेमाल करके एक बड़े से पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। और ये सारी चीज़ें कुमा देख रहा होता है। तभी कुमा को ड्रैगन की बात याद आती है। वो पूछता है ड्रैगन से कि तुम हमेशा इस किंगडम की तरफ क्यों देखते रहते हो, वो भी एक पर्टिकुलर लड़के को। तभी ड्रैगन कहता है कि तुम तो मुझे मार ही डालोगे। एक पिता की सबसे बड़ी कमजोरी उसके बेटे होते हैं। तो ये चीज़ सुनकर कुमा हैरान हो जाता है, तो वो उससे माफ़ी मांगने लग जाता है कुमा। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से रूफी को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो ट्रेनिंग कर रहा होता है और उसकी ट्रेनिंग से दो जानवर डरे हुए होते हैं। और वो उनसे कह रहा होता है कि मैं एक दिन ऐसी ट्रेनिंग करते करते बहुत ताकतवर बन जाऊंगा, अब तो मुझे एस भी नहीं हरा सकता है। और इसी तरह मैं अब समुद्र की दुनिया में जाऊंगा और अपना क्रू बनाऊंगा। और किसी दिन अगर मेरे क्रू को किसी ने किडनैप कर लिया तो मैं इसी मूव से उस अपने दोस्त की जान बचा लूंगा। और ये सारी बातें सुनकर वो दोनों जानवर इतने ज़्यादा डर जाते हैं। फिर लूफी कहता है कि घबराओ मत, मैं कमज़ोरों को अपना नाश्ता नहीं बनाता हूँ। फिर इसी बीच कुमा का स्नेल बजने लग जाता है और ये सारी चीज़ें सुन लेता है लूफी। लूफी को प्रेजेंस होता है कि कोई मेरे से भी ज़्यादा ताकतवर यहाँ पर है। लेकिन कुमा यहाँ से छुप जाता है और वो चला जाता है। लेकिन लूफी यहाँ पे आसपास ढूंढने लग जाता है, तो लूफी को लगता है कि कहीं ये प्रेजेंस माउंटेन बीस्ट की तो नहीं है। तो वो उस बड़े से केप को भी टुकड़े टुकड़े कर देता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कुमा को ऑर्डर मिला है कि मर्चेंट की शिप पे हमला हो चुका है पायरेट्स का। तो जाके मर्चेंट्स को बचाओ, सारे पायरेट्स को ख़त्म कर दो। और वो मर्चेंट की शिप पे पहुंच जाता है, तो उसे पता चलता है कि पायरेट ने सारा चीज़ लूट के लेके भाग गए हैं। तभी वहाँ पे एक बंदा बेहोश पड़ा होता है और कहता है कि कुमा उनसे कहता है कि घबराओ मत, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊँगा। तभी स्नेल से आवाज़ आती है कि तुम अपने मिशन से भटक रहे हो, जाके जल्दी से पायरेट्स को ख़त्म करो। और वो जैसे ही पायरेट्स की शिप को देखता है, सब लोग वैसे ही डर जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। वो खुद ही अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। तभी कुमा चांद की तरफ देख के कहता है कि बोनी की याद आती है उसको। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कुमा अपनी बेटी को खत लिखता है हमेशा की तरह। और वो उसमें लिखता है कि दुनिया की खूबसूरती को किसी भी इंसाइक्लोपीडिया में नहीं लिखा जा सकता है। मैं तो इस खूबसूरती को तुम्हारे साथ देखना चाहता हूँ। जब हम दोनों मिलेंगे तो हम एक बार फिर से इस दुनिया की खूबसूरती को देखेंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं उस किंगडम को, उस चर्च को, जहाँ पे बोनी होती है। और यहाँ पे हम बोनी को देखते हैं जो कि लेटर ढूंढ रही होती है कुमा के। लेकिन उसको कोई भी लेटर नहीं मिलता, जिसके कारण वो उदास हो जाती है। तब यहाँ पे गोनी आ जाती है और उसको बताती है कि कुमा बिजी होगा, पेशेंस रखो, वो तुम्हें खत दे देगा, भेज देगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पे अखबार और एक खत भी आता है साथ में, जिसको लेकर वर्ल्ड गवर्नमेंट की एजेंट अल्फा उसको अंदर ले जाती है। लेकिन न्यूज़पेपर को बोनी के पास भेज देती है। लेकिन जो लेटर होता है उसको वो फाड़ देती है वहीं पे। और यहाँ पे लेटर ना मिलने के कारण बोनी फर्स्ट एड हो जाती है। और फर्स्ट एड होने के कारण वो डेविल फ्रूट की पावर की मदद से वो एक मस्कुलर लड़की बन जाती है। और वहाँ पे जो दो लोग खेल रहे होते हैं उन्हीं के साथ वो कुश्ती लड़ने लग जाती है। और तभी वहाँ पे गवर्नमेंट की एजेंट अल्फा आ जाती है। लेकिन दादी माँ जैसे उसको बोलती कि नॉर्मल हो जाओ, जब तक वो लेट हो जाती है। और अल्फा उसको ऐसे ही देख लेती है, लेकिन वो भी सोच में पड़ जाती है कि मैं क्या नशे में हूँ, ये वैसे ही कुछ देख लिया। तब तक वो नॉर्मल हो जाती है बोनी। और वो बोनी को दवाई दे देती है जो कि बहुत ज़्यादा कड़वी होती है, जिसके कारण वो मुंह चिढ़ाने लग जाती है बोनी। इसके बाद हम वेगापंक की लैब को देखते हैं, जहाँ पर वेगापंक ने सारी प्रिपरेशन कर ली है अपनी लैब को बादलों में ले जाने के लिए। यहाँ तक कि उसने अपने ब्रेन की सर्जरी भी कर लिया है, जिससे उसको थोड़ा आराम मिलता है। और ये सारी बातें वो स्टूसी को बताता है। फिर स्टूसी उमा से मिलती है और वो कहती है कि तुमने तो ठान लिया अपने फ्री विल को खोने के लिए, तुम बिना फ्री विल के रह भी पाओगे या नहीं। फिर वो वेगापंक उसको चुप रहने के लिए कहता है। फिर टूसी कोमा से पूछती है कि अच्छा मुझे ये बताओ कि एक इंसान के लिए फ्री विल लूज करना या क्लोन फ्री विल के साथ रहना क्या ज़्यादा बेहतर है। तभी वेगापंक उसको चुप रहने के लिए बोलता है और कहता है कि तुम एक इंसान हो, तो तुम ही मुझे ये बताओ, फ्री विल लूज करना ही ज़्यादा मायने रखता है, चाहे तुम कितना भी चाहो फ्री विल को लूज करना। अगर तुम्हें कोई ऑर्डर दे कि एक छोटे से बच्चे को मार दो, तो क्या तुम उसे मार दोगे? नहीं ना। जब तक यहाँ पे चेकअप कंप्लीट हो जाता है। फिर इसके बाद स्टीसी कोमा को कहती है कि तुम अब बेटर महसूस कर रहे हो ना। वो कहती है कि मुझे तो ये पता नहीं कि तुम सब कैसे कर ले रहे हो कुमा, अपने फ्री विल को लूज़ करके अपनी ज़िंदगी को काटोगे। तभी वेगापंक यहाँ पे कहता है कि घबराओ मत, मैं इसकी सारी मेमोरीज़ को इरेज नहीं करूँगा। 1 साल के बाद ही सारी चीज़ों को मैं हटाऊँगा, जब तक एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं हो जाता है। इसके बाद कुमा फिर से यहाँ पे अपनी बेटी को लेटर लिखने लग जाता है, जिसको देखकर ये दोनों भी खुश हो जाते हैं।
और वो बताता है कि मेरी बेटी अब 9 साल की हो जाएगी और मैं इसको इस लेटर से ही विश करने वाला हूँ। इसके बाद हम बोनी को देखते हैं कि सब लोग उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और सब लोग पूरा दिन इंजॉय करते हैं। लेकिन जैसे ही रात होती है तो बोनी लेटर बॉक्स में लेटर ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे कोई लेटर ना मिलने के कारण वो उदास हो जाती है और उसके बाद वो रोने लग जाती है, क्योंकि उसके पापा ने कहा था कि मैं तुम्हें 9 बजे पर लेटर ज़रूर भेजूंगा, और ना मिलने के कारण वो इसलिए रोने लग गई। और फिर हमें इसके बाद रेवोल्यूशनरी आर्मी का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे ड्रैगन को पता चलता है कि कुमा ने उसके लोगों की मदद करी है, लेकिन वो वहाँ से बिना कुछ बोले ही चला गया। और उस ड्रैगन फिर ऑर्डर देता है अपने लोगों की कि उसका पीछा मत करना। शायद उसने ये सारी चीज़ें अपने किसी प्रेशर में आके करी है और वो कोई कारण होगा, तभी वो हमें कुछ नहीं बता रहा है। तभी हम यहाँ पे बोनी को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से अब सही हो चुकी है और बोनी ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और बोनी फिर इसके बाद बाहर जाने लग जाती है। तभी वहाँ पे एजेंट अल्फ़ा आ जाती है और कहती है कि तुम अभी बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि हमें ऑर्डर मिला है कि जब तक तुम 10 साल की नहीं हो जाओगी जब तक तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकती हो। तभी बोनी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वेगापंक ने मेरे से कहा था कि तुम 1 साल बाद कहीं भी जा सकती हो। लेकिन अल्फ़ा ये सारी चीज़ें सुनने के बाद भी उसको जाने नहीं देती है, उसको यहीं पे बंद कर देती है। फिर इसके बाद जैसे ही अल्फ़ा यहाँ से चली जाती है तो ग्रैनी यहाँ पे सबको बताती है कि ये लोग कोई नर्स नहीं है, ये लोग वर्ल्ड गवर्नमेंट के एजेंट हैं। जिसको सुनने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी ग्रैनी कहती है कि मुझे ये तो नहीं पता कि ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेकिन तुम लोगों को अजीब नहीं लग रहा कि कुमा का एक भी खत हमारे तक नहीं पहुँचा है और किसी हेल्दी पर्सन को यहाँ पे रखना 6 महीने तक, ये तो गलत होगा। इसके बाद ग्रैनी बोनी को कहती है कि चिंता मत करो, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। पोत पर एक शिप होगी, तुम्हारे लिए ही मैंने बनवाई है। तुम वहाँ पे जाओ, वहाँ पे तुम्हें लोग मिल जाएंगे और जाके समुद्र पे अपने पापा को ढूंढो, समुद्र में तुम्हारे पापा मिल ही जाएंगे। और उसके बाद वो एक ग्रैनी का रूप लेके एकदम ट्विन कोनी की तरह लग रही थी और अल्फा के बगल से निकल जाती है और अल्फा को पता तक नहीं चलता ये सारी चीज़। और जैसे ही वो बाहर निकलती है सूरज की किरणों को देखती है, एक सुबह देखती है, जिसको देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि इतने सालों बाद वो ये सारी चीज़ें देख रही थी। और फिर वो शिप पे पहुंच जाती है। वहाँ पे वो दोनों बंदे भी होते हैं और वो दोनों बंदे बोनी से कहते हैं कि हमने तुम्हारे फेवरेट पिज़्ज़ा थीम पर इस शिप को बनाया है। और बोनी इसको देखकर खुश हो जाती है और यहाँ पे अल्फ़ा को भी पता चल जाता है कि बोनी भाग गई है और अल्फ़ा उसका पीछा करने लग जाती है। जैसे ही शिप पे सभी लोग उसको देखते हैं अल्फ़ा को, तो सभी लोग डरने लग जाते हैं और बोनी भी घबराने लग जाती है कि अगर मैं यहाँ पे पकड़ी गई तो मैं आगे नहीं जा पाऊँगी, मेरा किस्सा यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, मैं अपने पापा को नहीं ढूंढ पाऊँगी। तभी वो अपने पापा की बात को याद करती है और इसे याद आता है कि नीका अपनी बॉडी को रॉबर्ट की तरह स्ट्रेच कर सकते हैं। फिर क्या, फिर बोनी भी अपनी डबल फ्रूट पावर की यूज़ से अपनी बॉडी को बड़ा बना लेती है और अपने एक पंच को और भी ज़्यादा बड़ा बना लेती है। वो पंच एकदम लूफी के पंच जैसा ही होता है और वो वही पंच उस अल्फा को मारती है और वो अल्फा वहीं पे गिर जाती है और उसी के बाद ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो बस ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और गाइस, अपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो जाके प्लीज़ देखें। अब